जोरदार तालियां आपके साथ। मंच पर इस वक्त जो मौजूद हैं मंच पर, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और अपने बोलने की कला की वजह से फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। सुधाकर सिंह जी का एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पूर्व कृषि मंत्री बिहार सरकार और मौजूदा वक्त में विधायक की भूमिका के नाते भी वो उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे जो जनता के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। सर, काफी मुखर आप रहते हैं हर वक्त और बहुत सारी आपकी बातें सत्ता के गलियारों में घूमती रहती हैं। लोग उसके आधार पर अपने अपने प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहता है। इसको लेकर आप समझते भी हैं। अभी बिहार के विकास को लेकर मैंने इसके पहले भी सवाल पूछा था कि एक हमारे साथ और मंत्री जी थे कि बिहार की कृषि बिहार के अर्थव्यवस्था में कितनी भूमिका निभा सकती है, ये कैसे डिज़ाइन किया जाए, कैसे व्यवस्थाएं की जाए, मंडी व्यवस्था हो या फिर फार्मिंग व्यवस्था हो, प्रोसेसिंग व्यवस्था हो, किसानों की आय दोगुनी करने के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल और बिहार की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। मेरी विकास को लेकर के धारणाएं थोड़ी अलग हैं। लोगों की जो आधुनिक अर्थ जी कि जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं आप, और दूसरी भूमिका को ये आकलन करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में कि टैक्स कलेक्शन कितना आ रहा है। अगर दोनों बात को, जरूरी नहीं है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र का सिद्धांत भारत के लिए और बिहार के लिए भी वही मुफीद हो जो अमेरिकी नीतियों के लिए, यूरोपीय नीतियों के लिए। उनकी आबादी बहुत सीमित है, उनके लिए महत्व रखता है इन विषयों को लेकर के। लेकिन मेरे बिहार की आबादी और देश की जो आबादी है, प्रति वर्ग मील में जो हमारी बसावट है, दुनिया के लिए अजूबा है कि इतने सीमित दायरे में इतने लोग रह करके जिंदा हैं। आप कभी कभी एक टर्म आप देखते हैं दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं, कैटल क्लास। वो शायद इसको काउ बेल्ट, जिसको उत्तर भारत कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन मैं मानता नहीं इस धारणा को। मैंने कहा कि मैं अमेरिकी किसी मॉडल को, पश्चिमी मॉडल को नहीं मानता। ये बिहार वो भूमि है। हिंदुस्तान के राज्य भी सर ये मॉडल अपना रहे हैं, वो ये टर्म यूज करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ बैठा हूँ पहले वहीं की बात कर लें। देश की बात तो कर ही लेंगे वक्त के साथ। हम वो धारा पे बैठे हैं जो दुनिया पर राज करने वाले लोग थे। करीब जो आधुनिक राष्ट्र राज से पहले जो हमारा जो पुरातन मेरी व्यवस्था थी प्राचीन काल की, या हिंदुस्तान की अगर हिंदुस्तान की का इतिहास है कि हिंदुस्तान पे भारतीयों ने कितना साल राज किया, विदेशियों को छोड़ दीजिए। तो जो भारतीय जो राज किए हैं वो लोग बिहारी हैं। 7वीं सदी तक, गुप्त वंश तक भारत पर राज बिहार के लोग कर रहे थे। और उसके बाद तो मुगल काल है जो विदेशी लोग थे, और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत है। तो इतनी बड़ी ताकत तो हमारे पास थी ही कि हम इतना ही नहीं, हम आधी दुनिया, मध्य एशिया तक राज कर रहे थे। और उस समय जीडीपी का आकलन करने के लिए कोई मेथोडोलॉजी नहीं था, लेकिन आधुनिक जो गणना करने की जो तकनीकी है उसके जरिए माना गया कि हम गुलाम होने से पहले तक भी 24% योगदान हम करते थे दुनिया की अर्थव्यवस्था में। तो ये मैं मानता हूँ कि हमारी ताकत है, और वो ताकत हमारी रहेगी, चूक गई है मेरी बौद्धिक संपदा समाप्त होने से। हमारे विश्वविद्यालय समाप्त हो गए, हमारे पास ज्ञान के जो केंद्र थे वो समाप्त हो गए। आप देखते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय 7वीं सदी तक आते आते समाप्त हो जाता है। समाप्त करने वाले को लोग चिन्हित करते हैं जो अंतिम जो हथौड़ा मारना, लेकिन उसके पहले ही ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये मैं मानता हूँ कि हम आज पिछड़ गए हैं, लेकिन हम इतिहास में इतने पिछड़े नहीं थे जितना लोग कहते हैं। तो अभी भी संभावना मैं मानता हूँ आगे जा सकते हैं। हमारे पास मानव संसाधन है, जिसको पिछले आपके सेशन में उन्होंने ठीक कहा कि इनको स्किल्ड करने की ज़रूरत है, ट्रेंड करने की ज़रूरत है। और कृषि आधारित, हमको कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के जरिए ही हम बदलाव ला सकते हैं। देखने में तो लगता है कि हम 20% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन हम करीब 13 करोड़ आबादी में
करीब देखा जाए तो हम सबको इसी में हम रोजगार देते हैं। 80% लोगों को बिहार में रोजगार भी देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है जी। और न्यूनतम आय कैसे बढ़े, ये दोगुनी आय तो नारा है, शिगुफा है, इसको मैं मानता नहीं। और एक कह सकते हैं कि हम लोग राजनेताओं के पास जो सपने बेचने की जो कला है, वो सपने बेचते हैं हम लोग दोगुना आय। हाँ। तो बेसिकली हम और बेचते क्या है, सपने बेचते हैं और पाते हैं सत्ता। सत्ता पाने के लिए हम सपने बेच रहे हैं दोगुना आय। हाँ। ये संभव है, लेकिन हमारे पास नीति नहीं है। सर, उसी नारों नीति के का- अलावा नीति होना चाहिए। उसी नीति का जिक्र मैं कर रहा, और उसके लिए आपको मंत्रालय तक छोड़ना पड़ गया था। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, उसके बाद आपने कहा कि मैं विधायक की हैसियत से तो हूँ, ये बात उठाऊंगा मैं। अब सवाल ये कि अगर आप वो कहते थे कि वो नीति बहुत बेहतर हो सकती है, उससे बहुत विकास हो सकता है, आपने अधिकारियों को लेकर भी कहा था कि भाई अब क्या करें, उन शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बिहार की जनता समझती है। तो अगर ये डेडिकेशन दिख रहा था तो उसको सुना क्यों नहीं गया? दूसरा ये कि आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि बिहार में एग्रीकल्चर और बेहतर हो सकता था, किसान और खुशहाल हो सकते थे, ये जो बाढ़ की त्रासदी है इससे भी निकला जा सकता था, जिधर उपजाऊ जमीनें हैं वहां और कुछ पैदा किया जा सकता था और उसको एक मार्केट भी दिया जा सकता था। एक अगर राजनीतिक तौर पे न इस बात को समझाऊं, हाँ। तो मैं सीधी बात, इसलिए एक बात मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूं जो समझने में आसानी होगी। हाँ। कि हम जो जूता पहनते हैं, हाँ। वो जूता बनाने वाले लोग मोची जूता बनाते हैं, तो मुझे जूता चाहिए, तो क्या इसमें से कोई व्यक्ति मोची के पास जाते हैं या बाजार जाते हैं? स्वाभाविक जवाब होगा कि हम बाजार से जूता लाते हैं। तो ठीक वही चीज है पूरे अर्थव्यवस्था में। किसान कुछ भी पैदा करेगा, वो बाजार नहीं बनाएगा, बाजार तो एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। और एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए एक आपको कानून होना चाहिए, लीगल फ्रेम होना चाहिए, जिसके जरिए एक जैसे एक चैनल हम चला नहीं सकते जब तक कि हमको एक रजिस्ट्रेशन, हमको लॉ के जरिए हमको एक रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं। ठीक वैसे ही बाजार हम नहीं बना सकते जब तक कि कानून में हमको रजिस्ट्रेशन न हो जाए। तो कानून है ही नहीं बिहार में। ये बिहार एक इकलौता राज्य है जो 2006 में अपने मंडी कानून को निरस्त कर दिया था, एक आश्वासन के साथ। निरस्त करते समय विधानसभा के हाउस को आश्वस्त किया गया था कि हम एक वैकल्पिक नीति लाएंगे। लेकिन आप 17 साल बीत जाने के बाद भी वैकल्पिक नीति नहीं आना और पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर देना, एक तरह से वैक्यूम हो गया, कुछ है ही नहीं। तो स्वाभाविक है कि सभी चीजें डिस्ट्रॉय कर गई, और डिस्ट्रॉय हो गई तो आज किसानों की आय को कौन गारंटी देगा? कोई भी उत्पाद को हम बाजार तक ले जाते हैं, वहां हम बेच के चले आते हैं, और जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता, वो उस बाजार के जरिए फिर वो ले आता है अपने कंजम्पशंस के लिए। तो दोनों के बीच में, उत्पादक और उत्पादन कंज्यूमर के बीच में एक बाजार है जो एग्रीगेट करता है चीज़ों को, जुटा करता है। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग के जरिए वो एक वैल्यू एडिशन भी करता है और बाजार का भी निर्माण करता, रोजगार भी देता है। ये जब बिहार में जब नहीं है, तो अगर कोई भी राजनेता हो और नौकरशाह हो या नीति निर्माण करने वाला, तो फिर वो मुगालते में लोगों को रखे हुए। और मैंने कहा कि राजनेता के तौर पे हम लोग सपने बेचते हैं, एक वोट बैंक पैदा करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन इससे आम आदमी का भला नहीं होगा। लोक कल्याण की राज्य की स्थापना किया गया था, इसके लिए हम लोकतंत्र की स्थापना किए हैं, सत्ता भोगने के लिए नहीं। सत्ताएं तो रहती ही हैं, हाँ। तो शाश्वत हैं, हाँ। उसके स्वरूप बदलते रहते अच्छा, हैं। अब इसको लेकर अगर हम ऐसा कहें, आपकी सरकार, आपकी पार्टी भी अलायंस में अब मौजूदा सरकार में है, सरकार से आपकी बनती ठीक से नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर ऐसे देखा जाए, कभी कभार ऐसा होता है कि कार्रवाई की मांग की जाती है कि भाई अगर ये पार्टी लाइन से हट के या फिर अलायंस लाइन से हट के, महागठबंधन लाइन से हट के बोलते हैं, ये द्वंद्व कब तक चलता रहेगा? लोकतंत्र तो पनपता ही है द्वंद्व के जरिए। हाँ। अगर द्वंद्व ना हो तो लोकतंत्र फिर उस तरह से हो जाएगा जिसमें एक पक्षीय कह सकते हैं। लोकतंत्र चलता ही है दुपक्षीय संवाद से, लोकतंत्र आप तो पनपता सरकार ही पर है। हमला करते हैं ना सर, विपक्ष की जगह। सच भी यही है कि हमला तो सरकार पर ही होगा। हाँ। ये हम सत्ता में रह के भी सत्ता पे ही हमला करेंगे और विपक्ष में रह के भी सत्ता पर ही हमला करेंगे। नीति निर्माण तो कार्यपालिका के एक तरह से भारत में, हालांकि कल्पना तो नहीं था कि नीति निर्माण का काम कार्यपालिका करेगी, वो तो विधायिका के जिम्मे काम था। हाँ।
लेकिन विधायिका किस तरीके से सभी लोगों ने मिलके हाँ। डिफंड कर दिया, हाँ। ये सभी जानते हैं। कार्यपालिका मूव करती है लॉ को, हाँ। हम एज ए इंडिविजुअल प्राइवेट बिल मूव कर सकते हैं। हाँ। लेकिन यह भी तो याद रखिए कि 44 साल से बिहार में प्राइवेट बिल नहीं आया, और मैंने जब मूव किया तो जिस पर आज तक 6 महीना से पेंडिंग है, डिस्कशन नहीं हुआ, और यहाँ तक कि विधायिका के हेड ने हमको जवाब दिया कि समय नहीं है। तो आपकी पार्टी सपोर्ट क्यों नहीं करती इस बात? मैं अभी भी कह रहा हूँ पार्टी सपोर्ट कर रही है। याद करिए 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई मेरे इस्तीफा के बाद। मेरा इस्तीफा 2 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्य समिति प्रस्ताव पास करती है कि हम बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए, भले के लिए हम मंडी कानून बनाएंगे, और इसेंशियल कमोडिटी में हम मल्टीपल एजेंसी लगाएंगे प्रोक्योरमेंट में, जो 2 बड़ी मेरी मांग है। वह दोनों राष्ट्रीय कार्य समिति प्रस्ताव को पास करता है। पार्टी कभी डिनाई नहीं कर रही है। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कह रही है या कह सकती है कि थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त तो है ही। मैं वक्त तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, सभी लोगों की मिलके ही काम करना है, तो लोग वक्त ले सकते हैं। इसमें मेरा तो कोई अलग से इसमें हम पूरे राजनीति को हम ठप तो नहीं कर सकते। मेरी ताकत तो है। वक्त का मतलब वक्त चाहिए, ये तो शब्द कभी खत्म ही नहीं होता, वक्त ही कभी खत्म नहीं होता। लोग तो कह रहे कि 6 महीने बाद आप चुनावी मोड में जाएंगे, तब क्या वाकई में हमारे बारे में सोचेंगे? अब टारगेट विकास से ज्यादा तो 24 और 25 को लेकर रखा जा रहा है। अब इसमें काम के तौर पर कितना प्रूव किया जाएगा? आपसी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिनमें आपके भी पॉइंट्स हैं, उस पर कितना विचार किया जाएगा? क्या पब्लिक अब 25 के बाद का वक्त देखे? देखिए, मैंने कहा ना कि 2 गुनी आय के झांसे में ये देश 8 साल से बैठा हुआ है, 9 साल हो गया। 2 गुनी आय कहा गया था कि हम 2 गुनी आय 2022 में कर देंगे। आरबीआई के लेटेस्ट डेटा आए हैं कि 8 साल में कृषि क्षेत्र में केवल 8% आय बढ़ी है। वह भी नहीं बढ़ा है, मैं आंकड़े से साबित कर दूंगा, क्योंकि जो आरबीआई ने जो डेटा जारी किया है उसमें बेसिक डेटा उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उन्होंने अडॉप्ट किया है, जबकि वही आरबीआई कह रहा है कि देश के मात्र 10% ही किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बिक्री हुआ। मतलब 90% डिस्ट्रेस सेल है। डिस्ट्रेस सेल के भी आंकड़े हैं देश के पास, लेकिन उस आंकड़े को नहीं लेकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर इसीलिए 8% दिखा रहा है लोग कि 8 साल में तो प्रतिवर्ष 1% आय बढ़ी, जबकि सच है कि मेरे आंकड़े के हिसाब से जो गवर्नमेंट के आंकड़े में है सन्निहित, मैं उस आंकड़े को लूंगा तो ये करीब 50% किसानों की आय पिछले 8 सालों में घटी है। 8% बढ़ी नहीं है, 50% घटी है। तो ये आंकड़े के सब्जबाग के जरिए, तो मैंने कहा ना कि हम लोग राजनेता सपने बेचते हैं और उसके एवज में सत्ता पाते हैं। वो सभी का यही हाल है, कोई यहाँ कम नहीं है, एक से एक उस्ताद लोग बैठे हुए हैं। आपकी सरकार तो बहुत योजनाएं चला रही है। अभी नदियों को जोड़ने को लेकर घर घर नल योजना को कहते हैं कि हमारी कॉपी कर ली गई है, केंद्र सरकार ने कर ली। बाढ़ प्रभावित जितने 12-13 जिले हैं वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर फार्मिंग के प्रोसेस को बदलने की तैयारी की जा रही है। सीडिंग प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सीडिंग फॉर्मेशन में या फिर इंडिया में नंबर 1 आ सके। अगर ये योजनाएं हैं तो फिर क्या वाकई में क्रिटिसिज्म को लेकर स्पेस बचता है? और आपकी सरकार, क्या आप संतुष्ट हैं कि जैसे काम कर रही है? मैंने कहा कि जो आपके जो सवाल हैं, 1-2 अच्छे काम राज्य सरकार ने किया। बिहार में 72 सड़कों का निर्माण हुआ। नल जल को लेके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि वो उसका ठीक हुआ, दूसरा पक्ष ये है कि उसका दुरुपयोग हुआ, कि हमारे जो भूगर्भ जल है, जो केवल बिहार और बिहार जैसे कुछ राज्य जो भूगर्भ से जल निकाल करके ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप मुंबई और दिल्ली में चले जाइए, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। वो नदियों से पानी और जलाशयों से पानी निकाल करके ही पानी पीने का काम आता है। तो ये हम ठीक उलट दिशा में गए हैं। टेम्परली हो सकता है दिखता हो कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन आप देखिएगा 8 से 10 साल के बाद लोगों को कहना होगा कि नहीं, ये हमने गलत दिशा में हम चले गए। तो वाटर कंजर्वेशन के एक बियॉन्ड ए पॉलिसी है। तो चलिए, अभी मैं ये पूछ रहा, जैसे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, चूँकि एग्रीकल्चर तो आप काफ़ी पसंद करते हैं, खुद कभी हमने देखा खेतों में जाते हैं, उन इलाकों में खेती को मेंटेन करने के लिए कैसे किया जाएगा?
नदियां आती हैं 4 महीने में सब तबाह कर ले जाती हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें फसल भी तबाह हो जाती है। फिर दोबारा कोशिश की जाती है, सिल्ट जो बह के आता है वो सारी नदियों को इतना भर देता है कि ओवरफ्लो होने की स्थिति पैदा हो जाती है। आधा बिहार तो यही हमेशा झेलता है, तो फिर हम कैसे निकल पाएंगे उससे? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जो हमारी ताकत है पानी, हाँ, जो हमारी पूंजी है पानी, हम उसी को अपने हम लोग मानते हैं कि त्रासदी है। हाँ। एक सोचने के तरीके में फर्क है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जहां सबसे ज्यादा पानी है वहां का प्रति किलोमीटर जो बसावट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, मेरा कोसी का बेल्ट। और जहां एक बूंद पानी नहीं है, बाड़मेर का इलाका, जो मारवाड़ का इलाका, वहां आबादी विरल है, मतलब आबादी है ही नहीं। मतलब पानी, जल ही जीवन है, यह दुनिया का मान्य सिद्धांत है। अतिरिक्त जल हमारे लिए संकट नहीं है, यह मानवीय त्रासदी है। मैंने कहा प्राकृतिक त्रासदी नहीं, ये मानवीय त्रासदी है सोचने वालों का। पानी मैक्सिमम 15 दिन से लेकर 2 महीना तक हमको तंग करता है, लेकिन हमारे साथ एक उपजाऊ मिट्टी लेके आता है जिसमें हम बिना फर्टिलाइजर का, बिना पेस्टिसाइड्स का हम उत्पादन अन्यों के मुकाबले हम 2 गुना करते हैं। हमारी लागत आधी हो जाती है, उत्पादन 2 गुना हो जाता है। मेरे पास 10 महीने का पर्याप्त सीजन, जिसमें हम बहुफसली, इस देश में एक फसली जमीन है, बिहार की ही मिट्टी है, नॉर्थ बिहार। कलाम साहब आए थे कि देश में अगर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल है तो बिहार, और बिहार में भी उत्तर बिहार, क्योंकि उसी के पास पानी है और सबसे बेहतर जमीन है। वो 180 मीटर डेप्थ जो सॉइल दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में जो खेती के इलाके हैं, आप इजराइल को जाइए, आधी फीट भी सॉइल नहीं है, और हमारे पास 180 मीटर डेप्थ का सॉइल है, और वो भी एकदम बढ़िया। गांधी ने भी कहा था। तो ये मानते नहीं, ये हमारे पॉलिसी मेकरों का फेलियर है कि हम उत्तर बिहार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे जैसा रहे व्यक्ति तो मैं 2 फसल बढ़िया से, और कभी कभी इंटरक्रॉपिंग के जरिए हम 3 फसल भी निकाल लेंगे, और निकालते हैं लोग, वैशाली के लोग, समस्तीपुर के लोग। केवल यही 2 जिला के मॉडल को उठा ले तो पूरा बिहार बदल जाएगा। तो उसका फायदा क्या होता है सर? मैंने कहा ना कि 200 रुपए का मखाना यहाँ से खरीदते हैं लोग, बाहर ले जाकर 2000 में बेच देते हैं। अगर हम 3 फसल भी ले लें और उसको मार्केट ना मिल पाए, उसको मंडी ना मिल पाए, उसको व्यवस्था ना मिल पाए, तो बिहार का बिहार वहीं रह जाएगा। सारा नॉर्थ और जो है कि साउथ दोनों हिस्सा, जितना ऐसा देखा, पूरा बिहार ही कहा जाए, हर जिले में अलग अलग पहचान चीज़ों की है। अगर 200 की कीमत कोई 2000 बीच का रास्ता अपना कर ले ले और हम मेहनत करके सिर्फ 200 में बेचें। ये संकट केवल बिहार के लिए नहीं है, देश के लिए है। मैं एक जो हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप कैपुचिनो जो कॉफ़ी पीते हैं वो एवरेज 150 से 250 रुपए के बीच में सीसीडी में हम लोग लेते हैं, लेकिन जो उसमें 40 ग्राम कॉफ़ी इस्तेमाल होता है, और एक किसान के घर से 40 ग्राम कॉफ़ी जो हम इस्तेमाल कर 10 ग्राम 40 ग्राम नहीं 10 ग्राम कॉफ़ी, वो 40 पैसे से, जो 40 पैसे का कॉफ़ी का वैल्यू एडिशन का जो 250 रुपया मान लिया जाए कप का हुआ, या 1 केजी बासमती चावल किसान के घर से 100 रुपये का निकलता है और ताज में जाके वो 10,000 में कन्वर्ट कर जाता है। 1 प्लेट 1000 रुपये का, और 1 केजी में 10 प्लेट चावल होता है। तो ये तो है ही, ये बाजार की, मैंने कहा ना, जो पश्चिमी जो मॉडल है, इकोनॉमी मॉडल, जिसकी मैं शुरुआती दौर में चर्चा किया था, मैं नहीं मानता वो मॉडल विकास का मॉडल नहीं है, जहां शोषण करता है। तो ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मेरे पास बाजार नहीं है, मंडी नहीं है, और हमारे पास प्राइस डिस्कवर मैकेनिज्म नहीं है, जिसके चलते हम किसान घाटे की खेती कर रहे हैं। और मैंने कहा कि आमदनी 2 गुना करने वाला हम लोग झांसा दे रहे हैं। सच ये है कि देश के किसानों की आमदनी 50% घटी है। तो ये संभव कैसे होगा अगर उद्योग नहीं आएंगे? पलायन का मसला इतना बड़ा है, आपकी मौजूदा सरकार, जाहिर सी बात है कि सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यताओं या पश्चिमी मॉडल को नहीं अपनाएंगे, हम मॉल कल्चर नहीं लेकर आएंगे, हम मार्केट का वो तरीका नहीं लेकर आएंगे, अब तो नीड है, नई सरकार आपकी बनी है, आपके यूथ लीडर हैं, और वो फोकस भी इसी तरफ करते हैं कि भाई हम रोजगार भी देंगे, हम युवाओं को मौका देंगे, उद्योग यहाँ पर लाएंगे, एम्पावरमेंट करेंगे लोगों को। तो ये तो तरीका अपनाना पड़ेगा जिनमें किसान भी आते हैं। मैं बात को थोड़ी सी लगता है मुझे बात को कहने में कुछ मिक्स हो गया है बात। मैं वो कहा कि पश्चिमी इकोनॉमिक मॉडल के कैलकुलेशन के मॉडल को मैं नहीं मानता।
मैं वो नहीं कहा कि हमको बाजार नहीं तो सर चाहिए। गुजरात मॉडल उसी से बना। मैं कहा एक मिनट, रोज पश्चिमी मॉडल रोजगार नहीं पैदा करता, क्योंकि उनके पास आबादी नहीं है। देखिए उनकी मजबूरी है, अमेरिका को, इंग्लैंड को मजबूरी है, उतनी आबादी नहीं है। उनको फार्म मैकेनाइजेशन उनको हाई चाहिए, उनको बहुत सारा चीज़ें चाहिए, जो एआई टेक्नोलॉजी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए, चूँकि जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि आदमी कम है उनके पास। लेकिन मेरा वो समस्या नहीं है। हमको देखना होगा कि कोई भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी लाते समय सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है उसको एनालिसिस करते हैं, कि हम कोई ऐसा चीज़ मैकेनिज्म अडॉप्ट नहीं कर सकते जिसमें आदमी निकाल दें काम से और इकोनॉमी को ग्रो कर लें, मुनाफा हम पैदा कर लें। हम वैसा मॉडल नहीं ले सकते बिहार के लिए, उत्तर भारत के लिए। हमको तो ये देखना है कि मुनाफा कम हो लेकिन मेरे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले, जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा हो कामों में। हमको बड़ी मंडियाँ चाहिए जहाँ लाखों लोग काम कर सकें। हमको यूरोप अमेरिका तक जाना होगा बाजार में। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक कैडबरी शायद स्विस कंपनी है, वो अपना उत्पाद बिहार के बाजार के किसी गांव तक अपना कैडबरी का चॉकलेट बेच लेती है, लेकिन बिहार का कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जो स्विट्जरलैंड में बिकता है। केवल इसके चीज़ों को बदलना होगा हमको, लोगों को ट्रेंड कर करके बेहतर उत्पाद पैदा करके अपने बिहार की चीज़ों को दुनिया के बाजार में ले जाए। मखाना का जो जिक्र कर रहे थे, 200 रुपये केजी इस बार मखाना नहीं था, इस बार 30 रुपये केजी मखाना था। लेकिन बाजार में आप देखे होंगे जहां मखाना आप परचेज करते हैं खाने के लिए, वो 1200 रुपया केजी से कम नहीं मिला है आपको। बिल्कुल। और जो किसान को 200 रुपया मिलता था वो इस बार 30 रुपया केजी मिला। क्यों मिला? क्योंकि उत्पादन हमने बढ़ा दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्पादन इस देश की समस्या नहीं है, राज्य की समस्या। उत्पादन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाजार पैदा करने की जरूरत है। इसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन कर करके इसमें मेहनत करना है, इसमें पैसा लगाना है। लेकिन क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, की चीजें महंगी ना हो इसीलिए उत्पादन में इनपुट कॉस्ट में सब्सिडी दे रही है जी। जबकि मैं मांग कर रहा हूं कि नहीं, इनपुट में सब्सिडी नहीं चाहिए हमको मार्केटिंग में जितना सब्सिडी देना है, टैक्स एग्जम्पशंस को दीजिए, या आप हमको मार्केट के निर्माण में लाखों हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करिए, रेल हेड बनाइए, आप कस्टम क्लियरेंस के लिए ड्राई पोर्ट बनाइए। इन चीज़ों में जितनी ज़रूरत है सरकार लगाए, एयरपोर्ट पे वेयर हाउस बनवाए, कोल्ड चेन बनवाए, रैपनिंग चेम्बर बनवाए। इसमें जितना पैसा है डाले और इनपुट पे पैसा हटा ले, जो इनपुट पे सब्सिडी दे रही है। लेकिन चीज़ें थोड़ी महंगी होंगी तो सरकार की चिंता किसान की चिंता नहीं है, कंज्यूमर की चिंता है। जो शहरों में बैठे हैं, पटना में, दिल्ली में, बॉम्बे में, इनको सस्ता मिले इसकी चिंता में उत्पादन को बढ़वा देती है सरकार। किसानों को सब्सिडी देखिए, और किसान बेचारा सोचता है कि मेरा उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगा। अब उतना तो बड़ा अर्थशास्त्री किसान होता नहीं कि उत्पादन बढ़ेगा तो मार्केट क्रैश कर जाएगा। मैं तो कहता हूं 3 साल इस देश का किसान केवल खाने भर पैदा कर ले, बाकी नीतियां इस देश में बदल जाएंगी, किसी को पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। 3 साल में 30 बार सत्ता बदलेगी, 30 बार सत्ता बदलेगी। जोरदार तालियां। ये सच है कि जहां उत्पादन ज्यादा होता है वहां पर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट का मतलब उसकी वैल्यू, उसका मूल्य कम मिलने लगता है। और इशारा किधर था, लेकिन कोशिश यही है कि बिहार का किसान खुशहाल हो, वो नीति, वो पॉलिसी लाई जाए। द्वंद्व चलता है सुधाकर जी का अपनी सरकार से, वो सुनवाई कब तक पूरी होती है और कब तक इनकी बातों को और गौर से सुनकर वाकई में वो सारी चीजें बिहार की धरती पर दिखाई देंगी, इसका इंतजार है आप सभी को। धन्यवाद सर, मंच साझा करने के लिए समय दें।